वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में एके स्टडी नोट्स में। जैसे कि आप लोग के लिए आज मैं एक वीडियो और आपके बीच में उपस्थित कर रहा हूं, जो आपका मेडिकल हिस्ट्री का हल मॉडल पेपर होगा। इसमें आपको हर क्वेश्चन आपको अपडेट करा रहा हूं। सारे क्वेश्चन आपको इसके तहत जो भी प्रश्न में पूछे जाते हैं, आपको इसमें सारे पेपर के प्रश्न मिलते रहेंगे। और पेपर बहुत ही लाजवाब और भी अच्छा और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ लाया गया है। तो ये आपका जो मॉडल पेपर बनाया गया है, ये पेपर से संबंधित सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अच्छे से तैयारी करने का एक सफलतापूर्वक नज़र आएगा आपका प्रश्न, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और अलग अलग तरीके से आपको समझने का प्रयास भी करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें आपको जैसे आपका साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरीके से क्वेश्चन अपडेट कराए जाते हैं। और जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं, यानी कि बात करें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके बी ए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में, तो ये मध्यकालीन इतिहास के जो क्वेश्चंस बनते हैं कुछ इसी तरीके से आपके होते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे बन के आपके पेपर में आए हैं, तो बने रहे हमारे चैनल के अंत, यानी कि चैनल के वीडियो के अंत तक, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आने हैं। अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो ऐसे मौके मत गंवाएं और पेपर के लिए तैयार हो जाएं और सजग रहें। तो चलिए लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ। आपका रहा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, यानी कि बी ए तृतीय वर्ष मध्य एवं आधुनिक इतिहास, यानी कि प्रश्न पत्र आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1947 तक, यानी कि इसमें आपका दिया जाएगा नोट। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सेक्शन ए यानी खंड आ, नोट सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। अब पहला क्वेश्चन आपका आता है लॉर्ड इरविन, यानी कि लॉर्ड इरविन के बारे में यहाँ पे आपको अब इसमें थोड़ा बहुत आपको लॉर्ड इरविन के बारे में बताएंगे। यानी कि लॉर्ड इरविन जो थे वो आपके भारत में वो गवर्नर जनरल के रूप में काम कर रहे थे, जो आपके हैं, यानी कि वो 16 अप्रैल से 1881 यानी कि 23 दिसंबर 1959, तो ये इनकी जो काल अवधि थी, यानी गवर्नर जनरल की, यानी कि इनके जो सम्राट प्रतिनिधि के रूप में वायसराय थे। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा आपको लिखना कि भारत में बढ़ रही स्वराज तथा संवैधानिक सुधारों की मांग के संबंध में इनकी संस्तुति 1927 ईस्वी में लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की, जिससे सभी सदस्य अंग्रेज थे। फलस्वरूप सारे देश कमीशन का बहिष्कार हुआ, यानी कि साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए और काले झंडों के प्रदर्शन के साथ आंदोलन हुआ। और सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस की लाठियों की चोट में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और भगत सिंह के दल में 1 वर्ष के भीतर के बदल में सैंडर्स की भी हत्या कर दी। तो इस तरीके से इनकी जो ये हुआ था इनके बारे में, तो इस तरीके से इनका माना जाता है। और लॉर्ड इरविन के थोड़े और महत्वपूर्ण काफ़ी योगदान थे। वो राष्ट्रवादी नेताओं को उन्होंने काफ़ी महत्व योगदान किया, जिनकी जीवित स्मारक के रूप में नई दिल्ली में विशाल इरविन अस्पताल का निर्माण कराया गया है। तो यही चीज़ें इनकी जो आंदोलन में जो आपको बताई गई है सारी चीज़ें, यानी कि इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, यानी कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो गया, उसके बाद में आपका हो जाएगा सामानों का बहिष्कार बंद किया, पुलिस के कारनामों को जांच नहीं होगी, इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जा गई है। अब बात करते हैं आपके दूसरा क्वेश्चन लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में क्या है आपका, लखनऊ पैक्ट में आपको हम बताएंगे। लखनऊ पैक्ट में आपका आएगा, यानी कि कांग्रेस के कुछ नेता प्रेक्षक के रूप में लीग अधिवेशन में आए और वहां उनका अच्छा स्वागत हुआ। इन सब ने दोनों को उदारवाद और उग्रवादी एक ही मंच पर लाने का कार्य किया। इसमें बाल गंगाधर तिलक का पूरा सहयोग रहा, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि हिंदू मुस्लिम एकता के बिना स्वराज जल्दी नहीं मिल सकता। अतः लखनऊ में दोनों दलों ने ब्रिटिश सरकार की संयुक्त स्मरण पत्र प्रेषित किया। यानी कि लखनऊ पैक्ट 1916 जो आपका हुआ था, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको चीज़ें थी। स्वराज दल जो आपके स्वराज जल्दी नहीं मिल रहा था, वो क्या था, इनमें जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सहयोग रहा। तो इस तरीके से आपको यानी कि लखनऊ पैक्ट। अब आपका क्वेश्चन है थर्ड नंबर, असहयोग आंदोलन।
अब आपको असहयोग आंदोलन के बारे में बताएंगे थोड़ा बहुत। अब असहयोग आंदोलन के बारे में आप थोड़ा बहुत जान लीजिए कि अंग्रेज़ों के अत्याचार के राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने अगस्त 1920 को ईस्वी को उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरुआत किया था। इसकी विशेषता यह था कि अंग्रेज़ों की क्रूरताओं के खिलाफ लड़ने के लिए केवल अहिंसक साधनों को अपनाया गया था। यानी कि अंग्रेज़ों के अत्याचार के यानी कि समय राष्ट्रपति ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था और अंग्रेज़ों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों के कार्यों के विरुद्ध देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। तो इसी आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया था। वकीलों ने अदालत जाना मना कर दिया और कई कस्बों और नगरों में श्रमिक हड़ताल पर चले गए। असहयोग आंदोलन की विशेषता यह थी कि अंग्रेज़ों की क्रूरताओं के खिलाफ लड़ने में केवल अहिंसक साधनों को अपनाया गया था। तो इस तरीके से ये आपका यानी कि असहयोग आंदोलन जो हुआ कुछ इस तरीके से था। उसके अंदर फिर इसमें आपका रॉलेट एक्ट आता है जो 1919 में पारित हुआ। फिर प्रथम विश्व युद्ध होता है। उसके बाद देश भर में यानी कि व्यापक असर जो आए थे उसके बारे में आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे असहयोग आंदोलन में बहुत कुछ पूछे जाते हैं। अब आपका चौथा क्वेश्चन आता है गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। तो आपको गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले 9 मई 1866 ईस्वी में इन्होंने इनकी कोटलुक रत्नागिरी जिले नामक बॉम्बे में इनकी यानी कोटलुक रत्नागिरी जिले में इनकी जन्मस्थान माना जाता है। और इनका जो शिक्षा की प्राप्ति है वो एलिफिंस्टन कॉलेज में हुआ था और जो इनकी व्यवसाय थे वो प्राध्यापक राजनेता के अनुसार थे। और सबसे बड़ी बात इसमें इनके आपको बताएं कि भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक थे ये। यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और विचारक एवं सुधारक थे। महादेव गोविंद रानडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले के वित्तीय मामलों के अद्वितीय समझ और उस पर अधिकारपूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी थे और चरित्र निर्माण की आवश्यकता से पूर्णतः सहमत होकर उन्हें 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी यानी कि 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की ताकि नौजवानों की सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। उनका मानना था कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता है और वह स्व सरकार की व्यक्ति औसत चरित्र दृढ़ता और व्यक्तियों की क्षमता पर निर्भर करती है। महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी का था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 19 फरवरी 1915 को इनकी मृत्यु हुई। अब बात करते हैं बंगाल विभाजन की। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है बंगाल विभाजन। चलिए बंगाल विभाजन में थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ। अब इसमें आपको थोड़ा बहुत बताएंगे बंगाल विभाजन। यानी कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बाहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय दिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। अतः इसके विरोध में 1908 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ का भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी पश्चिमी हिस्से में पुनः एक हो गए। तो इसी तरीके से बंगाल का जो विभाजन हुआ कुछ इसी उत्पत्ति के कारण ही हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके। अब आपका आएगा यानी कि बंगाल विभाजन, उसका हिंदू महासभा। हिंदू महासभा में आपको थोड़ा बहुत अब आपको बताएंगे कि अखिल भारत यानी हिंदू महासभा भारत का एक राजनीतिक दल है। यह एक भारतीय हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है। इनकी स्थापना यानी कि 1915 में हुई थी। विनायक दामोदर सावरकर इसके अध्यक्ष रहे। केशव बलराम यानी कि हेगेवर्ड इसके उपसभापति रहे। बालकृष्ण शिवराम मुंजे हिंदू महासभा के सदस्य थे। यानी कि ये हिंदू सभा के सदस्य थे। वे सन 1927 से 28 ईस्वी में अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बनवाने में
तक इनका बहुत योगदान था। संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के वे राजनीतिक गुरु थे। भारत के स्वतंत्रता उपरांत महात्मा गांधी की हत्या हुई, तब इसके बहुत कार्यकर्ता इसे छोड़कर भारतीय जनसंघ में भर्ती हुए गए। तो ये आपका हिंदू महासभा हो गया। अब बात करते हैं आपका ज्योतिबा फूले जी के बारे में। ज्योतिबा फूले जी के बारे में थोड़ा बहुत अब बात करते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले ज्योतिबा फूले जी के बारे में। इनका महात्मा जो ज्योतिबा फूले जी हैं, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले 11 अप्रैल 1827 से 28 नवंबर 1890 1890 एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फूले एवं ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1873 ईस्वी में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। महिलाओं व पिछड़े और अछूतों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रबल समर्थक थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति व आधारित विभाजन के भेदभाव के विरुद्ध थे। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में खानवाड़ी पुणे में इनका हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई वो 28 नवंबर 1890 में 63 साल की उम्र में ये पुणे में इनकी मृत्यु हुई। तो इस तरीके से इनका जो योगदान रहा है कुछ इस तरीके से था। और इनका जो कुछ टॉपिक था, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी उनकी जो धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले थी, वो उनको स्वयं शिक्षा प्रदान की, और सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला अध्यापक थी। तो इस तरीके से इनको ये चीज़ें आपकी थी। अब बात करते हैं दांडी यात्रा की। दांडी यात्रा में थोड़ा बहुत आपको बताते हैं इसमें आपका। अब बात करते हैं दांडी यात्रा। दांडी यात्रा मार्च, जिसे लवण सत्याग्रह नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। 24 दिवसीय 12 मार्च 1930 ईस्वी में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक ब्रिटिश नामक एकाधिकार के खिलाफ प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्यवाही अभियान के रूप में चला। इस मार्च एक अन्य कारण यह था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को मजबूत व उद्घाटन की आवश्यकता थी, जो अधिक लोगों को संबंधी का उदाहरण अनुसरण करने के लिए प्रेरित करे। गांधी जी ने इस मार्च की शुरुआत अपने 18 भरोसेमंद स्वयंसेवक के साथ की थी, जो मार्च 240 मील 390 किलोमीटर साबरमती आश्रम से दांडी तक फैला, जिसे उस समय नवसारी कहा जाता था। रास्ते में भारतीयों को बढ़ती संख्या उनके साथ जुड़ गई। जब गांधी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को 8:30 बजे ब्रिटिश राज नमक कानूनों को तोड़ा, तो इसने लाखों भारतीयों द्वारा नमक कानूनों के खिलाफ बड़े पैमाने में सविनय अवज्ञा के कृत्यों को जन्म दिया। तभी से यहाँ पे दांडी यात्रा का शुरुआत माना जाता है। तो इस तरीके से दांडी का जो मेन पॉइंट होता है कुछ इस तरीके से। उसके बाद में आपको बताइए साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कैसे आया, ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है साइमन कमीशन में। अब साइमन कमीशन का आपका हो जाएगा, इसमें आपका होगा कि 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन कमीशन के नेतृत्व में एक आयोग की स्थापना हुई। इस आयोग को यह कार्य सौंपा गया कि वह इस बात का पता लगाए कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना संभव है या नहीं है। उसमें यहाँ पे ये बात का पता चलना था कि उस पर उत्तरदायी शासन चल रहा या नहीं हो रहा है। इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। इसका चारों ओर विरोध एवं बहिष्कार हुआ। इसी समय लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी छाती पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की कील सिद्ध होगी। तो इस तरीके से आपका साइमन कमीशन हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 10वां क्वेश्चन आपका है पूना समझौता 1932। इसका आपको थोड़ा बहुत बताते हैं इसमें, आपको बताएंगे पूना समझौता, पूना पैक्ट, अथवा इसको हम कहते हैं पूना पैक्ट या पूना समझौता। भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के मध्य पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था।
अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर 148 और केंद्रीय विधायक में कुल सीटों की 18% कर दी गई थी। तो यही हमारा पूना समझौता का मूल टॉपिक माना जाता है। तो इसकी थोड़ा बहुत पृष्ठभूमि में आपको बता दें कि पृष्ठभूमि में आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श के फलस्वरूप कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। तो इस तरीके से आपका कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका यानी कि सेक्शन बी में, यानी कि आपका सेक्शन ए का सारा क्वेश्चन मैंने आपको बताया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे अच्छा मैं आपको पूरा बताने की कोशिश किया हूँ और समझाने की कोशिश किया हूँ, तो इससे आपको थोड़ा एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ें समझना ज़रूरी होता है और समझाने के लिए मैं हूँ। जो भी क्वेश्चन आपको फंसता है आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें। और कोई भी आपको आपके मतलब यानी कि सिलेबस से संबंधित आपको प्रश्न चाहिए या आपको मॉडल पेपर चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। मैं कमेंट में आपको उसका जो भी हमें मिलेगा मैं आपको ज़रूर एक बार समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो दोस्तों अगर कुछ चीज़ें नहीं मिल रही है तो उसको थोड़ा वेट करना सीख लीजिए, क्योंकि वेट भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सारी चीज़ें थोड़ा टाइमिंग के अनुसार आपको बताते रहेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपका आता है सेक्शन बी में आपका नोट, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपका आता है 1857 की क्रांति के परिणामों की विवेचना कीजिए। मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। अब इसमें आपको बताएंगे कि 1857 की जो क्रांति के परिणाम थे वो कुछ इस प्रकार थे कि 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम 1857 के विद्रोह के कारण और परिणाम 1857 की क्रांति के स्वरूप जो होगा आपका कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं कि 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहम और बड़ी घटना थी। यानी कि 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में हुई थी। यानी कहाँ पे हुई थी? मेरठ में आपकी हुई थी, जो कि धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गए। 1857 की क्रांति के बारे में 1857 की क्रांति की आपको थोड़ा बहुत इसमें मैं बताऊंगा। इसमें आपका जो आपका क्रांति की कारण है ये 1857 के कारण की निम्नलिखित हैं। पहला तो आपका था राजनीतिक कारण कि 1857 की क्रांति होने के कारण लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति के उत्पन्न हुए थे, जिसमें डलहौजी की सिद्धांत यानी कि बहुत से सिद्धांत जैसे गोद निषेध सिद्धांत, जिससे डलहौजी के अनेक रियासतों को समाप्त किया गया। डलहौजी द्वारा राज्यों पर कुशासन का आरोप लगातार कई रियासतों को समाप्त होने लगे और उन पर आश्रित रहने वाले लोगों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ा। मुगल सम्राट के डलहौजी के दुर्व्यवहार से भी जनता बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको मिला। उसके बाद में फिर आपको बताएंगे कि यहाँ पे 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई थी और अब 1857 ईस्वी में 100 वर्ष पूरे हो चुके थे, जिससे 1857 की क्रांति के एक नई दिशा मिली और वे क्रांति के लिए अग्रसर हुए। यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत या लॉर्ड डलहौजी की गोद तथा निषेध की नीति, ये इनकी पहली नीति थी। उसके बाद फिर प्रशासनिक कारण जो आपका है वो आपका है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भारतीयों, यानी कि आपका दूसरा हेडिंग हो जाएगा कि प्रशासनिक कारण, इनकी लॉर्ड डलहौजी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखा गया था। इसका मुख्य कारण था कि भारतीयों पर विश्वास न करना, 1833 के चार्टर एक्ट एवं रंगभेद नीति यानी कि समाप्त करके कंपनी की सेवा में भारतीयों को लेने की घोषणा की गई थी, परंतु पैक्ट की इस धारा को भी लागू नहीं किया गया। इसके अलावा न्यायिक दृष्टि से अंग्रेज भारतीयों की तुलना में अधिक सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे, इसलिए भारतीय जजों की अदालत उनके विरुद्ध कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता था। उसके बाद फिर आपका आता है सामाजिक कारण, फिर आर्थिक कारण और फिर धार्मिक कारण। तो ये सारे आपके कारण थे इसमें आपको। उसके बाद में फिर तो आपका जो परिणाम था, परिणाम के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। परिणाम में आपका आता है
1857 के विद्रोह में प्रमुख परिणाम यह रहा कि 2 अगस्त 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें भारत में कंपनी के शासन को अंत कर दिया गया और ब्रिटिश भारत का प्रशासन ब्रिटिश ताज यानी क्राउन ने ग्रहण कर लिया। इसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त कर दिए गए और स्थान के भारत में सचिव और उसकी सहायता से 15 सदस्यों की इंडिया काउंसिल बनाए गए और अपनी मान्यता प्रदान की गई। क्रांति के पश्चात भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। भारत में 1857 के विद्रोह के बाद जो परिवर्तन आए उसे संपूर्ण भारत में नए युग का सूत्रपात कहा जाता है। उसके बाद में फिर आपका जो आपके 1857 के क्रांति के बाद महारानी की जो घोषणा पत्र जारी हुए थे कुछ इस प्रकार आपके थे। इसमें आपका आता है थोड़ा बहुत 1857 के विरोध जनसाधारण की जीवन अस्त व्यस्त व अशांत हो गया था। इस दौरान जन शांति बनाने के लिए निश्चित नीति एवं सिद्धांत की घोषणा के लिए इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज के धूमधाम से एक दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें 1 नवंबर 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी द्वारा पत्र भेजा गया और घोषणा पत्र में सुनाया गया। महारानी के इस घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे आपके अथवा वाले क्वेश्चन के 1855 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर इस की परिस्थितियों के ऊपर प्रकाश डालिए। तो आपको बताता हूँ, इसमें थोड़ा बहुत भी बताएंगे आपको कि यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि भारत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है और पहली भी जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी थी। इसकी स्थापना यानी कि 28 दिसंबर 1885 को 72 व्यक्तियों द्वारा हुई। इसकी स्थापना में A.O. होम एक सेवानिवृत्त यानी ब्रिटिश अधिकारी जो दादा भाई नौरोजी और दिनेश वाचा ने अहम भूमिका निभाई। भारत की आज़ादी तक कांग्रेस से सबसे बड़ी और प्रमुख भारतीय जन संस्था मानी जाती थी, जिसकी स्वतंत्रता आंदोलन में केंद्रीय निर्णायक प्रभाव था। तो इस तरीके से जो इनकी परिस्थितियाँ थीं वो परिस्थितियाँ के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं आपको। तो इस तरीके से आपकी जो परिस्थितियों के बारे में मैंने बताया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में 1855 में जो लागू हुआ था, जो उन अहम भूमिका निभाई, तो इस तरीके से था। उसके बाद फिर आपका था स्वदेशी आंदोलन के वास्तविक कारणों को स्पष्ट कीजिए। अब इसमें आपको थोड़ा बताएंगे कि भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा 20 जुलाई को ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक यानी उपखंड बंगाल को अलग करने का निर्णय लिया गया था और 16 अक्टूबर को इसे लागू किया गया था। इस निर्णय ने देश की जनता पर गहरा असर डाला। इसके विरोध में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम स्वदेशी आंदोलन पड़ा। स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश का। जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ था उस दिन शोक दिवस के रूप में माना जाता है। इसे शोक दिवस के दिन घर में न चूल्हे जलाए गए और न लोग नंगे पैर सड़क पर निकल गए और एक दूसरे को लाल धागा बांधकर निर्णय की निंदा की। विभाजन के 2 कारण बताए गए थे। पहला था स्वदेशी आंदोलन का, यानी कि पहला था कि बंगाल की आबादी बहुत अधिक होने के कारण प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, इसलिए इसे विभाजित करने का निर्णय लिया गया। लेकिन वास्तविक कारण यह था कि बंगाल एक मजबूत खंड था। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की एक समान जनसंख्या थी और यहाँ धार्मिक रूप से एकता थी और सांप्रदायिकता की माहौल नहीं था। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम विरोध दिखे जाते थे और धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत भी सबसे पहले यह होती थी कि बंगाल में राष्ट्रवादी विधियाँ थीं। अब इसमें आपको स्वदेशी आंदोलन के कारण क्या थे आपको थोड़ा बहुत बताएंगे इसमें कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। इस विभाजन की बात जब बंगाल में फैली तो इसके विरोध में 7 अगस्त
7 अगस्त को आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका नाम स्वदेशी आंदोलन हुआ, और यह आंदोलन अंतिम रूप से 16 अक्टूबर को प्रभावी होता है, क्योंकि इस आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया गया और इसका महत्व समझाया गया। इसलिए इस आंदोलन का नाम स्वदेशी आंदोलन पाया गया। और आंदोलन से विदेशी यानी कि इस आंदोलन से विदेशी जो थे यानी कि विदेशी वस्तुओं को पूर्णतः बहिष्कार हुआ। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी पूरा साथ दिया। जैसे महिलाओं ने विदेशी चूड़ियों विदेशी सामानों के उपयोग करने से मना कर दिया, और जो धोबी थे यानी धोबी थे उन्होंने विदेशी कपड़ों को धोने से मना कर दिया। इस प्रकार वर्ग के व्यक्ति ने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आपका आता है नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के कारणों को एवं कार्यक्रमों पर प्रकाश डालिए। अब आपको बताएंगे कि असहयोग आंदोलन के कारण कैसे हुए, और इसमें आपका यानी भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों द्वारा स्वराज्य प्रदाय करने के लिए आश्वासन दिया गया था, किंतु स्वराज की जगह दमन करने वाले कानून दिए गए तो उनके असंतोष को ज्वालामुखी फूटने लगा। ऐसे स्थिति में गांधी जी के विचारों में परिवर्तन होना स्वाभाविक था। भारतीय जनता का असहयोग आंदोलन के पक्ष में लाने और इसके सिद्धांतों पर हमसे अवगत कराने के लिए भाषणों तथा यंग इंडिया नामक पत्रिका में अपने लेख द्वारा प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। असहयोग आंदोलन के कारण यानी कि असहयोग आंदोलन के जो प्रमुख कारण थे, पहला आपका आता है युद्धोत्तर भारत में असंतोष, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय जनता में ब्रिटिश सरकार का पूर्ण सहयोग दिया था। ब्रिटेन ने यह युद्ध स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की रक्षा के नाम पर लड़ा था। ब्रिटिश विजय भारतीय सैनिक महत्वपूर्ण योगदान था। इस तरीके से फिर आपका आता है कि यानी कि भारतीयों को विश्वास था कि युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटेन भारत को दिए गए वचनों का पालन करेगा, परंतु भारत का स्वशासन के नाम पर मांडफोर्ड सुधार दिए गए, जिससे देश में असंतोष नहीं हुआ। फिर आपका था विदेशी घटनाओं के प्रतिक्रिया। विश्व युद्ध के कारण यूरोप के 3 देशी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस के निरंकुश शासन की समाप्ति हुई। रूसी क्रांति के परिणामस्वरूप यह साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापना हुई। रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया के अनेक प्रदेशों को स्वतंत्र कर दिए। भारत की जनता की चेतना पर इन घटनाओं का प्रभाव पड़ा और वे राष्ट्रीय कांग्रेस हेतु सक्रिय होने लगे। फिर आपका आता है कि मांडफोर्ड सुधारों से असंतोष। 1919 में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना जनता की स्वराज की मांग की संतुष्ट करने की दिशा में सर्वत्र निष्फल रहे। युद्ध के समय सरकार ने भारत की उत्तरदायी शासन देने का वादा किया था, परंतु इस योजना में उत्तरदायी शासन दूर सिखों को भी मुसलमानों के पृथक निर्वाचन का अधिकार दे देगा। इससे जनता में ब्रिटिश शासन के असंतोष फैला। फिर आपका आता है इसमें आपका उनके कार्यक्रम जो थे, तो इस तरीके से इनका जो आंदोलन के कारण थे और परिणाम मैंने आपको इनके जो कार्यक्रम थे कुछ इस तरीके से थे, आपको मैंने बताया सारी चीज़ें। रॉलेट एक्ट हो गया, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण को बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको बताएंगे इसमें, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें आपको थोड़ा बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे। फिर आपका आता है भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण, यानी कि पहला आपका आता है भारत छोड़ो आंदोलन के संगठन और योजनाओं की कमियां थी। किसी भी जन आंदोलन को प्रारंभ करने से पूर्व उस नेताओं को आंदोलन की रणनीति का ज्ञान आवश्यक होता है, लेकिन इस आंदोलन के नेताओं कोई रणनीति नहीं थी। सरकार उन्हें जेलों में बंद करे, इससे पूर्व उन्हें अज्ञात स्थान पर चला जाना चाहिए था, किंतु आंदोलन का अध्ययन करने से पता चलता है कि किसी को कुछ भी नहीं पता। गांधी जी की यह धारणा सर्वथा गलत सिद्ध हुई कि सरकार का आंदोलन की चेतना देने की बातचीत करेगी। दूसरा आपका आता है इस आंदोलन के कारण सरकारी कर्मचारी, सेना, पुलिस और देसी राजा सरकार के प्रति वफादार रहे, अतः सरकार के कामकाज में कोई रोक टोक चलता रहा। सरकार के वफादार से में आंदोलन कर भीषण अत्याचार किए। फिर तीसरा पता है सरकार ने किए
पास जितने साधन और शक्ति थे उतने आंदोलनकारियों के पास नहीं थे। आंदोलनकारियों का गुप्तचर विभाग था और एक दूसरे से सूचना पहुंचाने के साधन थे। फिर आपका आता है सरदार पटेल, यानी कि यद्यपि यह आंदोलन तत्काल अंग्रेजों को भारत से निकालने से असफल रहा, किंतु भारतीय जनता ने जो बलिदान किए हुए व्यर्थ नहीं गए। इस आंदोलन में भारतीय जनता के निकट आ गई। तो इस तरीके से जो सफलता के कारण थे मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत विच्छेद के क्या कारण थे। अब इसमें सबसे पहले आप जान लो कि सूरत विच्छेद के कारण क्या थे। यानी कि सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसे कांग्रेस गर्म दल और नरम दल नामक दोनों दलों की में बढ़ गई। इसी को सूरत विच्छेद यानी कि विभाजन कहा था। 1907 में अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। 1907 में कांग्रेस के सूरत विभाजन का कारण पार्टी में दो विचारधाराओं को जन्म लेना ही अधिवेशन ही हो गई थी। जब गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ तो बाल गंगाधर ने उदारवादी याचिका एवं याचना की नीति को कड़ा विरोध किया और उनका मत था कि स्वदेशी आंदोलन का विस्तार पूरे देश में किया जाए तथा सभी वर्गों को सम्मिलित करके राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ किया जाए। परंतु उदारवादी इसे बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे और दो अन्य पक्षों में इस शामिल को पक्षधर नहीं थे। उग्रवाद चाहते थे कि उनकी प्रस्ताव को सर्वसम्मत में मान लिया जाए, परंतु उदारवादी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करने पर तुले थे। इसका मध्य मार्ग निकालते हुए कांग्रेस स्वदेशी आंदोलन के समर्थन स्वीकार कर लिया। इससे विभाजन कुछ समय तक टला। दिसंबर 1906 में अध्यक्ष पद को लेकर कलकत्ता अधिवेशन में एक बार फिर मतभेद उभर कर सामने आया। उग्रवादी नेता यानी बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने किसी एक अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी ने डॉक्टर रासबिहारी घोष के नाम का प्रस्ताव लाए और अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाकर विवाद को शांत किया गया और इस अधिवेशन का कांग्रेस का प्रथम बार स्वराज की बात भी किया गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फिर उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत आपका है कि उग्रवादी 1907 में अधिवेशन नागपुर में आयोजित करना चाहते थे और बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष मानना चाहते थे, परंतु नरमपंथी अधिवेशन सूरत में आयोजित कराने को लेकर अड़े रहे तथा स्थानीय नेता को अध्यक्ष बनाने से इनकार कर दिया। इसी साथ ही उदारवादी स्वदेशी आंदोलन को वापस लाने की वकालत शुरू कर दी। उन्होंने रासबिहारी घोष की अध्यक्ष यानी कि घोषित कर दिया गया और उसके में फिर बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेज से गिरफ्तार करके मांडली जेल में बर्मा भेज दिया। इससे उग्रवाद आंदोलन का कुछ समय के लिए कमज़ोर पड़ गया, परंतु 1914 में बाल गंगाधर तिलक के जेल वापस आने का आंदोलन दोबारा शुरू हो गया। तो यही इसके आपके कारण थे। फिर आपका नेहरू की पंचशील सिद्धांत के बारे में क्या जानते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको बताएंगे कि नेहरू जी के जो 5 यानी कि पंचशील सिद्धांत हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका है कि मानव कल्याण तथा विश्व शांति के आदर्श की स्थापना के लिए विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं वाले देश में पारस्परिक सहयोग के 5 आधारभूत सिद्धांत जिन्हें पंचसूत्र अथवा पंचशील कहते हैं। इसके अंतर्गत 5 सिद्धांत हैं। पहला तो आपका आता है एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय मामले में एक दूसरे का सहयोग करना था। तीसरा था कि दूसरे के आंतरिक विषयों को हस्तक्षेप ना करें और चौथा था समानता और पारस्परिक लाभ की नीति का पालन करना। फिर पांचवा आपका आता है कि शांतिपूर्ण यह नीति में स्थापित करना था। यानी कि 28 अप्रैल सन 1954 में तिब्बती संबंधी भारत चीन समझौते के सर्वप्रथम इन 5 सिद्धांतों को आधारभूत मानकर संधि की गई। पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध में अभिलेखों से लिया गया है, जो बौद्ध भिक्षुओं को विरोध में निर्धारित करने वाले 5 निषेध। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये वहीं से ये शब्द था जो पंचशील निम्नवत है। यानी कि पहला आपका था हत्या करना, दूसरा चोरी करना, तीसरा व्यभिचार करना, चौथा असत्य ना बोलना और पांचवा मद्यपान करना। तो यही चीज़ें थी। यानी कि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बता दें कि 25 जून 1951 के प्रधानमंत्री श्री चाउ एन लाई यानी कि चीन के जो प्रधानमंत्री थे श्री चाउ एन लाई भारत की राजकीय यात्रा पर आए और उनकी यात्रा की समाप्ति जो संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित से होने वाले घोषणाओं के पंचशील के 5 सिद्धांतों का परिपालन करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि व्यवहार और सह अस्तित्व की घोषणा सिद्धांतों के पंचशील सिद्धांतों के व्यापक घोषणा मान्यता की। फिर 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण से इस संधि का मूल भावना को काफ़ी चोट पहुंची। अब फिर आपका आता है होम रूल लीग यानी कि होम रूल आंदोलन की प्रसार पद्धति की समीक्षा कीजिए यानी अथवा वाले क्वेश्चन की। फिर आपका आता है होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक अंतर्राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1915
में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग एवं नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम के साथ दी गई थी। भारत को ब्रिटिश राज्य का एक डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया था। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और न्यूफाउंडलैंड डोमिनियन के रूप में स्थापित थे। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों ने ब्रिटेन की सहायता करने का निश्चय किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इन निर्णय के पीछे संभवतः ये कारण थे कि भारत ब्रिटेन की सहायता करेगा तो युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत को स्वतंत्र कर देगा। परंतु शीघ्र ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह अनुमान हो गया कि ब्रिटेन ऐसा कदापि नहीं करेगा और इसलिए भारतीय नेता असंतुष्ट होकर कोई दूसरा मार्ग खोजने लगे और असंतुष्टता के होम रूल आंदोलन के कारण यह बनी कि 1915 से 16 के मध्य में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई और पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और मद्रास होम रूल लीग एनी बेसेंट ने की। होम रूल लीग की अंतर्राष्ट्रीय यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक संस्था के भांति कार्यरत हो गई। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था, परंतु इस आंदोलन में शस्त्रों के प्रयोग यानी कि इसमें जो प्रसार क्यों हुआ था इसकी समीक्षा के बारे में बता रहा हूँ कि शस्त्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं थी। और होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1917 में एक ध्वज बनाया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी तिरछी पट्टियाँ बनी थी, 7 तारों की तरह इस पर अंकित किया गया था, किंतु यह ध्वज लोगों के बीच ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ। और 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल की महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। एक वर्ष में संगठन की एक संयुक्त कांग्रेस में विलय होगा और इसका स्वयं अस्तित्व खत्म हो गया। तो यही आपका क्या था यानी कि समीक्षा। अब बात करते हैं आपके आज़ाद हिंद फौज के बारे में, बताएंगे कि आज़ाद हिंद फौज क्या है आपका। आज़ाद हिंद फौज एक संक्षिप्त लेख लिखिए। अब आपका क्वेश्चन आता है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया था। इसी बीच विदेशी में यानी कि पहला आपका कहाँ से सबसे बढ़िया चीज़ है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैसे हुई। पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1943 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत के अंग्रेज़ों के कब्जे में स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA जिसे कहते हैं नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया था। इसी बीच विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, जिसका प्रथम सम्मेलन जून 1942 ईस्वी को बैंकॉक में हुआ। आरंभ में इस फौज में जापान द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए और भारतीय सैनिकों को लिया गया था और इसमें बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भर्ती हो गए। आरंभ में इस सेना में लगभग 16,300 सैनिक थे। कालांतर में जापान ने 60,000 युद्धबंदियों को आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए छोड़ दिया और इसके बाद ही जापानी सरकार और मोहन के अधीन भारतीय सैनिकों के बीच आज़ाद हिंद फौज एवं निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। और आज़ाद हिंद फौज का दूसरा चरण का तब प्रारंभ होता है जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए और सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की गई, किंतु जर्मन ने उन्हें रूस के विरुद्ध प्रयुक्त का प्रयास किया गया। तब उनके कठिनाई उत्पन्न हो गए और उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया ही को जाने का निश्चय किया। एक वर्ष बाद जब सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से जापान नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे और पहुंचते ही जून 1943 में टोक्यो रेडियो से घोषणा की कि अंग्रेजों से यह आशय करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वे स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ देंगे, हमें भारत के भीतर व बाहर से स्वतंत्रता के लिए स्वयं संघर्ष करना ही होगा। और इससे प्रफुल्लित होकर रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 में 46 वर्षीय सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया। तो इसी वजह से इन्होंने अपना ऐसे आज़ाद हिंद फौज की गठन का माने जाते हैं। अब बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका है भारत विभाजन के कारणों को प्रकाश डालिए। अब बात करेंगे आपके भारत विभाजन के कारणों पर प्रकाश डालने की। उसके कारणों में भारत में भिन्न धर्मों के एक साथ होना हमारी एकता का प्रतीक कहा जाता है कि भारत में सांप्रदायिकता के बीच अंग्रेजी सरकार ने ही बोया था।
प्रोफेसर अब्दुल मजीद खान ने इसके अनेक परिणाम पर पुस्तक यानी कम्युनलिज्म इन इंडिया यानी इट्स अनरिलीज एंड ग्रोथ में दिया है कि आज के लेख में हम 1947 में भारत विभाजन के मुख्य कारण जानेंगे। 1947 में भारत विभाजन के सबसे मुख्य कारण अंग्रेजी के षड्यंत्रों, मुस्लिम सांप्रदायिकता की नीति थी। ब्रिटिश सरकार की काफ़ी समय में कांग्रेस को एक हिंदू संस्था का नाम देकर मुस्लिम लीग में भड़का रही थी और ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए हमें सभी सांप्रदायिकता पर आधारित रहे। अब भारत का विभाजन जो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की सहानुभूति पर प्राप्त करने के लिए हिंदू और मुसलमानों में अंतर करना प्रारंभ कर देना, जैसे कि मुसलमानों की सुरक्षा प्रदान करना, हिंदुओं की राष्ट्रीयता का भावना के विरुद्ध उन्हें प्रयोग में लाने की प्रत्यय करना आदि। अब 1947 में विभाजन के प्रमुख कारण यानी कि पहला बात मुस्लिम लीग की स्थापना और मुस्लिम सांप्रदायिकता। शिमला प्रतिमंडल यानी कि शिमला प्रतिमंडल के समय मुस्लिम नेताओं ने एक केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने की सोची जिसका उद्देश्य केवल मुसलमानों के हित में रक्षा करना था। 3 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुस्लिम लीग का उद्देश्य दृष्टिकोण सांप्रदायिकता और हठ धर्मिता का एक लीग का उद्देश्य विदेशी हुकूमत के प्रति राजभक्ति के विरुद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रवाह को रोकना था। सन 1910 ईस्वी के समाप्त होते होते मुस्लिम लीग की प्रतिक्रियावादी नीति की शिथिल कार्य हुए। अब दूसरा पता है कांग्रेस की संतुष्टिकरण की दुर्बल नीति यानी कि भारत विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के कांग्रेस में संतुष्टिकरण को दुर्बल नीति भी उत्तरदायित्व रही थी। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अनुचित मांगों को स्वीकार कर लिया था और अनेक अवसर पर कांग्रेस ने अपने सिद्धांतों को तक त्याग दिया था। 1916 को लखनऊ समझौता में की गई भूल जिसके अंतर्गत कांग्रेस ने मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व को उनकी जनसंख्या से अधिक अनुपात में व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य भेजने के अधिकार को स्वीकार करना था। इससे मुसलमानों को बढ़ावा मिला। फिर आपका होता है सांप्रदायिक हिस्सा। खिलाफत आंदोलन का असहयोग आंदोलन के समाप्त हो जाने के बाद सांप्रदायिक विद्वेष की आग बढ़ने लगी और सन 1951 में मालाबार में हुए मोपला विद्रोह से हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की चिंगारी प्रदान हुई और इस सन 1922 से लेकर 27 ईस्वी तक हिंदू मुस्लिम उपद्रव में इतना भयावह रूप धारण कर लिया कि दोनों संप्रदाय की एकता के अंत होने लगा। फिर आपकी आ गई पाकिस्तान की मांग। डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव की यानी कि डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव जी ने कहा है कि सन 1930 में मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग की सभापति बने और उनके अपने भाषण में कहा कि मुस्लिम हितों की सुरक्षा एक पृथक राज्य की स्थापना के द्वारा ही संभव हो सकती है। इकबाल ने सभी मुसलमानों को बुद्धिजीवियों की गंभीरता से प्रभावित किया जिन्होंने पाकिस्तान बनाए जाने की मांग की। यद्यपि इकबाल जी ने पाकिस्तान शब्द का जन्म नहीं दिया था। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उनके 3 साथियों ने जनवरी 1930 में प्रकाशित किए गए छोटे पैम्पलेट या अव्यय कभी नहीं में किया और दक्षिण में हैदराबाद, उत्तर में पूर्व बंगाल और 3 मुसलमानी राज्यों को एक संघ राज्य में सम्मिलित करके उनका नाम पाकिस्तान रखने का विचार व्यक्त किया। सन 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन से मुस्लिम लीग ने स्पष्टता पाकिस्तान की मांग रखी। पाकिस्तान की पृष्ठभूमि का निर्माण पर्याप्त समय से पहले से ही हो चुका था। तो इस तरीके से यानी कि बंगाल जो भारत विभाजन के कारण थे वो आपके थे। तो दोस्तों ये आपका सेक्शन बी हो गया। आपका सेक्शन बी आपका कंप्लीट हुआ। अब आपका सेक्शन सी में आपके क्वेश्चन कुछ थे कि नोट कि इन्हीं 2 प्रश्नों के होते हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 5 शब्दों में है। 7वां आपका था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथी नेताओं का योगदान पर प्रकाश डालिए। 8वां आपका था स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका की विवेचना कीजिए। 9वां क्वेश्चन आपका है इसमें आपका कि भारतीय रियासतों में हुए जन आंदोलन पर प्रकाश डालिए। 10वां आपका था कैबिनेट मिशन योजना के मुख्य प्रावधानों को विवेचना कीजिए। और 11वां क्वेश्चन आपका था मुस्लिम लीग की विकास क्यों हुआ, इनकी प्रमुख मांगें क्या थी। तो दोस्तों ये सेक्शन सी की क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया है, यानी कि ये चीज़ें आपको ऐसे समझ नहीं आएगी जब तक आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा और ये आपको मैंने पहले बता भी चुका हूँ आपके सिलेबस के अंतर्गत।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और मैं जहाँ तक कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छा बताने के लिए आप लोगों के। मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और इसकी PDF चाहिए तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त करते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो दोस्तों धन्यवाद।